में आज हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं। दीपक, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया जुड़ने के लिए। शुरुआत मैं करूंगा HDFC ट्विंस के साथ। फ्राइडे को जो एक मिनी एक्सीडेंट हुआ स्टॉक्स में, फिर मंडे को रिकवरी आई, आपका व्यू क्या है इन स्टॉक्स को लेकर अब? इट्स इंटरेस्टिंग है अनुज। फर्स्टली थैंक्स फॉर आप बुलाने के लिए आपके शो पे। जो HDFC ट्विंस है, जो उनका मर्जर होने वाला है, उसमें काफी इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि वो इतनी ज्यादा बड़ी हैं दोनों कंपनीज। तो इनके जो हमारे इंडेक्सेस में जो क्या वेट होगा मर्जर के बाद, इसका वैसे इंडियन इंडेक्सेस तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मर्जर हो जाएगा और जो वेट होगा वो फ्री फ्लोट के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन फॉरेन इंडेक्सेस में उन्होंने ऐसा अभी कोई रूल रखा है कि फॉरेन पार्टिसिपेशन के बेसिस पे उनका लिमिट चेंज किया जाएगा। तो जो मर्ज्ड एंटिटी है वो HDFC बैंक और HDFC को करने के बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि उनका जो वेट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद व्हाट इट वाज अर्लियर। लेकिन कोई नए रूल्स जो आए थे, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उसका जो पहले अंदाजा हमने लगाया था उसका 50% ही होगा वेट। तो वेट उनका उन दोनों का कम होगा। अगर उन दोनों का वेट कम होता है तो करीबन $150 मिलियन जो अभी इंडेक्सेस में, अभी इंडेक्स फंड्स में है, फॉरेन इंडेक्स फंड्स में, उस $150 मिलियन को आई थिंक की सेल होगी। उसी की वजह से स्टॉक 4-4.5% गिरे। इससे कोई फंडामेंटल्स का कोई नाता नहीं है, मतलब कोई भी कुछ बुरा नहीं हुआ है इस कंपनीज में, बट फिर भी क्योंकि इंडेक्स फंड्स को मजबूरी बेचना पड़ रहा है क्योंकि वेटेज चेंज हुआ है, इसीलिए वो स्टॉक्स गिरे हैं। वैसे सिचुएशन ये है कि अगर जब मर्जर हो जाएगा तो हमें थोड़े जो मेन चीजें हैं उनके इफेक्ट का पता लगेगा, क्योंकि HDFC अभी लैंड फाइनेंस कर सकती है। HDFC बैंक के मर्जर के बाद वो लैंड को फाइनेंस नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा ऐसी 2-3 चीजें हैं जो HDFC एज एन NBFC कर सकती है, लेकिन HDFC बैंक एज अ बैंक नहीं कर सकती। तो ये दोनों मतलब ये इसमें ग्रोथ का कितना इम्पैक्ट होगा और ये मार्केट में भी कितना इम्पैक्ट करेगा, ये थोड़े मतलब 2-3 क्वार्टर्स बाद ही पता चलेगा। बट ओवरऑल आई थिंक दोनों मर्जर रेशियो के साथ ही हैं। बहुत बड़ा बैंक बनेगा अगर जब ये दोनों मर्ज होंगे तो आई थिंक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें का न्यूज आना बाकी है, तो हम अभी अवॉइड कर रहे हैं जब तक कि क्लैरिटी आए का इंतजार। ऑफ कोर्स हम देखेंगे मर्जर के बाद किस तरह का प्ले आउट रहता है। गुड आफ्टरनून दीपक। बैंक्स की बात हुई है तो आज का जो हॉटेस्ट टॉपिक है ये ECL की जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लाइन की क्रेडिट लॉस की जो प्रोविजनिंग अब बैंकों को करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ बैंक कह रहे हैं कि RBI की गाइडलाइन आने दीजिए तब समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है आज PSU बैंकिंग स्टॉक्स में। और एक चीज आपको याद होगी कि पोस्ट कोविड द PSU बैंक्स हैड अ वेरी गुड रन और हमने एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखी थी, बहुत सॉलिड फुटिंग पर थे। और अब ये इनफैक्ट एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है। क्या ये डिसलॉज कर सकता है उस रन रेट को कंप्लीटली इन बैंकों में? आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन द लाइट की कुछ आएगा यहाँ पर और लोगों को प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है एक्सपेक्टेड लॉस की? तो हर्षदा, एक्चुअली ऐसा होना ही चाहिए था कि बैंक्स ने पहले ही अपने लॉस रेशियोज को का अंदाजा लगा के कि अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है लेकिन अभी तक उनके 90 दिन नहीं हुए डिफॉल्ट करके, एक्सपेक्टेडली उनके पहले ही प्रोविजन ले लेना चाहिए था। लेकिन PSU बैंक में यूजुअली ऐसा होता नहीं है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि 90 डेज के बाद ही लेंगे। और अभी देखने को ये मिल रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ज्यादा है क्योंकि उनके दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से, तो उनको पहले ही प्रोविजन लेना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट वैसे अगर देखा जाए तो नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा, लेकिन PSU बैंक्स में ज्यादा है क्योंकि वो जो RBI के करंट रूल्स हैं वो काफी थोड़े से और लैक्स हैं इन कंपैरिजन विद यूजिंग ECL। तो आई थिंक दे विल गेट इम्पैक्टेड द मोस्ट। प्राइवेट बैंक्स में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि वो अपफ्रंट प्रोविजंस ले लेते हैं जहां पे लॉसेस पहले देखने को मिल जाती है, एटलीस्ट इन सम ऑफ द प्राइवेट बैंक्स।
क्यों, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल में हलचल मचेगा, क्योंकि आई थिंक लोग थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और इनिशियल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लिमिट्स थोड़े ज्यादा होंगे। फिर आरबीआई को थोड़ा सा फिर वो अप्रोच करेंगे, बैंक्स कहेंगे कि देखिए इतना तो नहीं ले सकते हम लोग, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, और फिर वो टाइम दिया जाएगा। तो that way it is going to happen over some time। लेकिन इस टाइम पे लार्ज प्राइवेट बैंक्स आई थिंक वही बेस्ट हैं। बाकी में ईसीएल के आने के बाद काफी मतलब अनसर्टेनिटी है कि कितना होगा, कितने मैग्नीट्यूड का होगा लॉस, और किस तरह से वो प्रोविजंस लेंगे। दीपक, अभी आपके इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले हम मारुति को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। अगर मैं सिर्फ, क्योंकि ऑटो में इस वक्त टू व्हीलर में तो सब पैसा कमा रहे हैं, टीवीएस एट ऑल टाइम हाई, बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई, बट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बिटवीन टाटा मोटर्स जो कि एक ग्लोबल ऑटो कंपनी है, या फिर एमएनएम या मारुति में से आप क्या पिक करना चाहेंगे? सबके पास एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। टाटा मोटर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईवी पोर्टफोलियो, मारुति की बहुत बड़ी प्रेजेंस नहीं है 2000 सीसी में या फिर एसयूवी डिवीज़न में, और एमएनएम का बीते 2 साल का प्राइस परफॉर्मेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग रहा, स्ट्रॉन्ग एसयूवी पोर्टफोलियो। यहाँ पे इस लेवल पे एग्जैक्टली आप क्या बाय करना चाहेंगे? सो ऑनेस्टली वीरेंद्र जी, मेरा जो हमारे पोर्टफोलियो में एमएनएम है, टाटा मोटर्स एक्चुअली अब ग्लोबल प्ले हो गया है, तो यहाँ पे इंडिया का इम्पैक्ट कम है, जेएलआर और वर्ल्ड वाइड का इम्पैक्ट ज्यादा है, और वहां पे काफी रिसेशनरी इम्पैक्ट है। लोन्स के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं बाहर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए हैं, और डिमांड भी थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। तो वहाँ ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होगी, स्पेशली इन सम एरियाज, स्पेशली इन चाइना। सो टाटा मोटर्स को हम इसलिए अवॉइड करेंगे, नॉट फॉर द इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेस अच्छा भी करेगा तो उनके बिजनेस में काफी मतलब लो इम्पैक्ट है ओवरऑल। मारुति जो है पेट्रोल एंड स्मॉल व्हीकल्स है, एमएनएम जो है डीजल एंड लार्जर व्हीकल्स है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है डीजल के बारे में, अगर डीजल इंजन फेज आउट करना चाहते हैं एज अ होल, देन एमएनएम को थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा। लेकिन इन जनरल हमें ये देखने को मिल रहा है कि आई थिंक एसयूवीज जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है, मारुति उसमें ज्यादा प्ले नहीं करती है। तो जो उनके एसयूवीज और एमयूवीज है महिंद्रा के, एंड देयर कमर्शियल व्हीकल स्पेस, प्लस महिंद्रा का ये भी है कि वो प्रोमोटर कंपनी है काफी दूसरे कंपनीज की, जिसमें जैसे टेक महिंद्रा हुआ, महिंद्रा लाइफ हुआ, महिंद्रा हॉलीडेज हुए, महिंद्रा सीआई हुआ। तो ये जो सारी और लिस्टेड कंपनीज है उसके प्रोमोटर हैं, तो उनका भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स एक तरह से उनके पास कंसोलिडेट होके आता है। तो इसलिए हम एमएनएफ को प्रेफर कर रहे हैं अभी, कि ऑटो साइकिल जब तक बढ़ेगा नहीं, सम ऑफ दीज अदर बिजनेसेस विल हेल्प देम, बट जब ऑटो साइकिल वापस आएगा तो उनकी जो स्पेस है डीजल, मल्टी यूटिलिटी एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, और जो कमर्शियल ट्रक्स हैं, उनमें उनमें सबसे पहला इम्पैक्ट होगा। मारुति का इनफैक्ट अभी जो सेल्स आया है वो नंबर 2020 जो कोविड से पहले ईयर था उसमें उससे सिर्फ 10% ज्यादा है अगर सेल्स देखा जाए। तो 3 साल में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी, इट्स नॉट वेरी मच इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और उनकी जो सेल्स नंबर्स है, वॉल्यूम्स, वो भी अभी 2018 के मुकाबले में मतलब कम ही है इन कंपैरिजन। तो मुझे लग रहा है आई थिंक एमएनएम इज द बेस्ट टू प्ले अमंग द 3। हमने खरीदा हुआ तो हम बायस्ड है। ठीक है, चलिए मार्केट है डेज हाई इस समय, एक बार निफ्टी लेकर आइए एग्जैक्ट डे हाई पर इस समय हम, और सुबह का जो एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से एक शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अब डे हाई पर 43,375 हाई था, 43,328 पर इस समय बैंक निफ्टी। तो एक शानदार मूव इस समय इन स्टॉक्स, इन दोनों इंडिसेस में आपको दिखाई देगा। और इवन एसबीआई में भी रिकवरी है, लेकिन तेज़ी को स्पॉन्सर किया पूरी तरीके से एचडीएफसी ट्विंस ने, और दोनों के दोनों स्टॉक्स एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इस समय डे हाई पर, और शानदार मूव यहाँ पर। आईटीसी ये भी एक स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है। बाय द वे वो एस्कॉर्ट्स अब इस समय थोड़ा कोलैप्स कर रहा है, थोड़ा पोजीशनिंग का इम्पैक्ट है क्योंकि काफ़ी रैली ऑलरेडी इसमें हो चुकी थी। अच्छा दीपक, एनबीएफसीज, और यहाँ पर खासतौर से मैं 3 स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहूँगा। बजाज फिनांस जिसमें एक बड़ी रैली आई,
चोलामंडलम जिसके इतने शानदार नंबर्स थे, और मन्नपुरम जहां पर वो ईडी का एक्शन हुआ और एक स्टॉक कोलैप्स हुआ, क्या व्यू होगा आपका? तो आई थिंक जो बजाज फाइनेंस और चोला हैं वो मतलब थोड़े से कंपैरेबल हैं इन द स्पेस दैट दे आर इन, लेकिन बजाज फाइनेंस की जो वैल्यूएशंस है वो काफी हाई है इन कंपैरिजन। चोला एक्चुअली ऑलमोस्ट रीच कर रहा है उसी लेवल पे, लेकिन जो चोला ने लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, इनफैक्ट लास्ट ईयर में जो ग्रोथ दिखाई है वो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बजाज फाइनेंस ने भी काफी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन उनके वैल्यूएशंस चोला से ज्यादा थे। तो आई थिंक इन दोनों में अगर अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो दोनों काफी एक्सपेंसिव हैं। आई वुड बी लिटिल केयरफुल ऑफ पुटिंग अ लार्ज पोजिशन। आई थिंक इनमें पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रादर देन ऑल एट वंस, क्योंकि टाइम मिलेगा आपको। आपने देखा है बजाज फाइनेंस भी 5,700 तक चला गया था और फिर अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है। हाई इज स्टिल 7,000 प्लस। सो आई थिंक वहां पे पोजीशन बिल्ड करने के लिए ये टाइम अच्छा है। बिग एनबीएफसीज दे कैन इजीली रेज कैपिटल, क्योंकि उनके उनके डेट मार्केट्स में काफी मतलब वो काफी आसानी से कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो उनको उनका फायदा होगा कंपेयर टू स्मॉलर एनबीएफसीज। Now, मनप्पुरम हैज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम की एमडी की जो एक पास्ट कोई तो प्रॉब्लम हुआ था, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 लाख रुपए का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उन्होंने रेड किया हुआ है या कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है। पर ये चीज हमारे पास एक पोर्टफोलियो में है मनप्पुरम, और हम इसको केयरफुली देख रहे हैं, लेकिन इसमें बिजनेस का इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास में हमने देखा है कि कभी जब भी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाता है, कि कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा किसी कंपनी के अगेंस्ट लेना चाहता है, तो कंपनी काफी टाइम तक मतलब थोड़ा सा सफर ही करती है मार्केट में, जब तक कि ये सॉर्ट आउट ना हो जाए। तो वो एक तरह से एक वार्निंग है सबके लिए। हमने तो लोअर लेवल पे खरीदा है, तो हम फिर भी वेट करके देख रहे हैं कि रिजल्ट में और सिचुएशन में क्या चेंज होगा। पर आई वुड से एनीबडी एल्स थोड़ा सा कॉशन लेके ये आइए, क्योंकि ये चीजें जो है वो 6 महीने 1 साल तक रिजॉल्व नहीं होती हैं। कभी कभी और अनलेस कोर बिजनेस बहुत अच्छा करता है देन फिर वो ऑफसेट हो जाता है। नहीं तो फिर ये प्राइस हमेशा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी के हिसाब से मतलब वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाती है। सो आई वुड से न्यू एंट्रीज बी केयरफुल, दैट्स ऑल। तो नया पैसा लगाने से थोड़ा सा बचे, स्पेशली मनप्पुरम के केस में। दीपक, आजकल सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो ओएनडीसी की है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा जोमेटो स्विगी पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि खटिया खड़ी हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओएनडीसी अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोगों को लाना चाहता है, इसीलिए डीप डिस्काउंट्स दे रहा है। इवेंचुअली आपका स्टांस क्या रहेगा, स्पेशली जोमेटो को लेकर, कंसिडरिंग वो एक लिस्टेड एंटिटी है। इस बीच हमने देखा इन्वेस्को ने कैसे मार्क डाउन किया है स्विगी के वैल्यूएशंस। नाउ डज जोमेटो हैव टू कम डाउन टू द स्विगी वैल्यूएशन, या फिर स्विगी अब जोमेटो के वैल्यूएशंस के आसपास अब आने लगा है? वो एक लॉजिकल डिवैल्यूएशन हुआ है उस एंटिटी का। हाँ जी, एक्चुअली ऐसे है कि ये प्राइवेट एंटिटीज जो हैं, इन कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग है, जैसे इन्वेस्को का शेयर होल्डिंग है, वो पब्लिक कंपनी की तरह नहीं है। उनके पास ज्यादा राइट्स होते हैं कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर्स, कि वो कहते हैं कि देखिए आप कंपनी को बेचोगे अगर, तो हमें पैसे पहले मिलेंगे, दूसरे शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेंगे। इन सब राइट्स के लिए थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन का प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन ये कंपनीज जब पब्लिक मार्केट्स में आती हैं, फिर उनके राइट सारे पारी पासू मतलब जो सब इक्वल हो जाते हैं। तो उसका फिर थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है कि आपके पास इतने राइट्स नहीं है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो अगर स्विगी की वैल्यूएशन ज्यादा भी है इन्वेस्को के बुक्स में, वो इसलिए है शायद क्योंकि इनके पास वो जो एक्स्ट्रा राइट्स होंगी वो उसकी वजह से होंगी। लेकिन ये जो ओएनडीसी का जो खतरा अगर लोग कह रहे हैं, वो 10 साल लगेगा उस खतरे को एक्चुअली इंक्रीज होने में। लेकिन इसमें एक चीज है कि 2 या 3 बड़ी कंपनीज, वो पेटीएम है, फोन पे है, ये सब इसी स्पेस में आने लगी हैं। तो शायद ये कंपनीज डिस्काउंट दे दे या फिर गवर्नमेंट डिस्काउंट दे दे, जैसे उन्होंने यूपीआई में किया था कि और इसलिए ऐसा हुआ है कि जो इकोनॉमी है वो अभी ड्यूओपोली की तरह ऑपरेट कर रही है। 2 ही कंपनीज है, स्विगी और जोमेटो। स्विगी और जोमेटो कहें कि हमने राइडर का जो कमीशन है 25 रुपए से कम करके 15 रुपए कर दिया, तो राइडर्स के पास कोई ऑप्शन और कम ऑप्शन रह जाते हैं, क्योंकि 2 ही कंपनीज हैं।
तो आई थिंक ये तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो मोर ओपन स्टैंडर्ड्स पे आ रहा है। शायद इसमें प्राइसेस और बढ़ेंगी क्योंकि स्विगी और जोमेटो दोनों रिलेटिवली लॉस मेकिंग कंपनीज ही हैं, और अभी अपने प्रॉफिट्स रेस्टोरेंटर से उठा रहे हैं। जो रेस्टोरेंट की जो प्राइसेस हैं वो अगर 200 रुपए का डिश है तो आपको स्विगी पे 250 या 300 रुपए का लिस्टिंग में दिखेगा आपको। तो ये जो डिस्काउंट आपको ओएनडीसी में नजर आ रहा है वो शायद ओवर टाइम कम हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसमें, और स्विगी और जोमेटो दोनों इसमें शायद पार्टिसिपेट भी करें। तो आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से जोमेटो बंद हो जाएगा, या फिर आई थिंक दे विल बी 1 out of 3 players rather than 1 out of 2 players. सो और मार्केट और इंक्रीज होगा। पर ये जरूर है कि इनके लिए थ्रेट है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को अब इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा कंपटीशन आ गया है। तो कंपटीशन बढ़ता हुआ। अच्छा, आपने पेटीएम मेंशन किया और पेटीएम के नंबर्स भी हमने देख लिए हैं, स्पेशली द लेटर टू शेयर होल्डर्स, जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट साफ कहता है कि अब फोकस प्राइमरीली रहेगा कि जल्द से जल्द कैश फ्लो पॉजिटिव हो, ये एबिटा पॉजिटिव है बिफोर ईसॉप कॉस्ट। क्या डिलीवरी आने लगेगी? Actually, I can't comment on Paytm's financials क्योंकि वहां पे कोई on the Paytm as an investment we can't comment on. The numbers in the उनके जो numbers थे काफी अच्छे थे, लेकिन I think because I cannot comment anymore, I shouldn't say too much. So मैं इस पे Paytm as an investment I don't want to comment on that. दीपक जी, आपसे पॉसिबली आखिरी प्रश्न। आपके आने से पहले हम सेरा सैनिटरी वेयर की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। मतलब मैं रियल स्टेट का वो दौर, वो एक दशक या फिर 5 साल जब सब्सटेंशियली प्राइस हाइक हुए या प्राइस हाई लेवल्स पर सस्टेन रहे, उसमें से ये एक फेज 2020, 21, 22, 23 का भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो एक रियल स्टेट कंपनी से अच्छा, या फिर HDFC को हटा दूँ तो बाकी HFC से अच्छा, एक अच्छा रिटर्न इन रियल स्टेट इंसुलिन दिया है, चाहे वो सेरा सैनिटरी हो, चाहे वो हिंदवेयर हो, चाहे सेंचुरी प्लाई हो, चाहे वो एस्ट्रल हो, चाहे पॉलीकैब हो। अभी आपके जहन में कोई रियल स्टेट इंसुलरी स्टॉक है क्या? ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से टाइल्स वगैरह के प्राइसेस हैं अभी मार्केट में, वैसे हमारे पास है नहीं। वी यूज्ड टू ओन सेरा व्हाइल बैक, लेकिन सेरा बहुत अच्छे, अभी आपने रिजल्ट्स भी देखे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और ओवरऑल इस स्पेस में एंसिलरीज को ओन करना बेटर है रादर देन रियल एस्टेट कंपनीज, फॉर 2 रीजंस। एक तो इन एएस की वजह से रियल एस्टेट कंपनीज की जो रिजल्ट अनाउंसमेंट्स है उसमें कोई आप पता भी नहीं कर सकते कि प्रॉफिट क्या है, और क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं जिस तरह से उनको रिपोर्ट करने हैं कि अब हमें पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट एक्चुअली क्या है, अनलेस यू कंबाइन नियरली 8 क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट्स और कमेंट्री से पूछें कि ऑर्डर सिचुएशन क्या है, आप पता नहीं कर सकते कि एक्चुअली बिजनेस कैसा कर रहा है। और दूसरा, लोग जब टाइल्स और या फिर सैनिटरी वेयर खरीदते हैं, पैसे देते हैं और खरीद के लेके जाते हैं, ये आप घरों में नहीं कर सकते। आप पैसे देते जाते हो, घर आपको शायद 5 साल या 6 साल बाद मिलता है। तो उस वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है कस्टमर्स के साथ। यहाँ पे सेरा और कजारिया और कंपनीज लाइक दीज का कस्टमर्स आर इंस्टेंटली हैप्पी कि अच्छी चीज है, काम कर रही है और सर्विस भी अच्छा है। तो आई थिंक दोज आर गुड कंपनीज। इनकी जो ROEs हैं वो काफी अच्छी हैं, डेट लेवल्स है बहुत लो हैं, और सेरा में स्पेसिफिकली प्राइसिंग पावर भी है, वो थोड़ी सी प्रीमियम है कंपेयर टू देयर इमीडिएट कंपेटिटर्स। तो एक वजह से इस वजह से आई थिंक सम ऑफ दीज कंपनीज विल डू रियली वेल। हमारे पास अभी नहीं है, एंड मे बी आई रिग्रेट इट, बट सम ऑफ द फाइनेंशियल्स इन दिस क्वार्टर वी आर वेटिंग फॉर कि हम डिसाइड करें कि कौन सी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेरा के नंबर्स काफी अच्छे थे। ओके, चलिए दीपक, शुक्रिया।